जंग के मैदान में माना जाता है कि अगर आपके हथियार और आपकी तकनीक दुश्मन से बेहतर है तो आप आधी जंग यूं ही जीत जाते हैं। इतिहास इस बात को साबित करता भी आया है। सिकंदर के सैनिकों को हाथियों से डर लगता था तो वो भारत पर कब्जा नहीं कर पाए, जबकि तुर्क अपने मजबूत घोड़ों की रकाब और नाल की तकनीक से भारत पर कब्जा करने में कामयाब हुए। अंग्रेजों ने सेना की बेहतर ट्रेनिंग और आधुनिक बंदूकों और तोपों के सामने तलवारों के युग का अंत कर दिया था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनकी व्याख्या कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे ही एक घटना हुई थी पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब भारत की तलवारों ने मशीन गनों को धूल चटा दी थी। जब भारत के जोधपुर लांसर्स ने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम एम्पायर ऑटोमन्स के कब्जे से एक शहर को छुड़ा लिया था। घोड़ों पर बैठकर तलवारों के सहारे मशीन गन का मुकाबला करने वाली यह अपनी तरह की अकेली जंग थी। आज इसी जंग की कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसमें भारत के वीर सैनिकों ने एक धर्म को विलुप्त होने से भी बचा लिया था। क्या थी ये जंग और कैसे इस जंग से दिल्ली की एक बेहद फेमस जगह जुड़ी हुई है, और आखिर कैसे भारतीय सैनिकों के सामने मशीन गनों का लोहा बेकार हो गया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सितंबर 1918 को वो समय था जब पहला विश्व युद्ध खात्मे की कगार पर था। भारत तब गुलाम था, लेकिन इस विश्व युद्ध में भारत के 10 लाख सैनिक झोंक दिए गए थे। तो दोस्तों, इंडियन सोल्जर्स को विदेशी ज़मीन पर बहुत कम फैसिलिटीज़ मिली हुई थी। आज के टाइम पर आप सर्दी रोकने के लिए स्वेटर पहन सकते हो। स्वेटर सिर्फ सर्दी रोकने के लिए नहीं है, बल्कि स्टाइल आइकॉन बन गए हैं। लोग आराम से अच्छी क्वालिटी के स्वेटर पहनते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं और उसको पहनते हैं। लेकिन उस टाइम पर इंडियन सोल्जर्स के पास ढंग के कपड़े नहीं थे यूरोप की सर्दी को रोकने के लिए। वजह साफ थी, भारत गुलाम था ब्रिटेन का, और ब्रिटेन इस युद्ध के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक था। पूरा एशिया और मिडिल ईस्ट भी युद्ध की आग में झुलस रहा था। इस बीच एक लड़ाई ने भारतीय सैनिकों के बारे में दुनिया का नजरिया बदल दिया। यह लड़ाई थी हाइफा की लड़ाई, जहां जोधपुर और मैसूर लांसर्स ने ऑटोमन साम्राज्य को हरा दिया था। यह वो दौर था जब इजराइल दुनिया के नक्शे पर नहीं आया था, जब इजराइल का यही हाइफा शहर ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। इसी हाइफा में भारत की 3 रियासतों मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा गया था। तब हाइफा पर ऑटोमन को सपोर्ट करने के लिए जर्मनी की सेना भी साथ में खड़ी थी ऑटोमन एम्पायर के साथ। यह शहर जीतना बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हाइफा की लोकेशन स्ट्रेटेजिक थी। समुद्र के किनारे बसा हाइफा न केवल मिलिट्री के लिए इंपॉर्टेंट था, बल्कि यहाँ एक बड़ा रेल नेटवर्क था और एक बंदरगाह भी, जिसकी मदद से हाइफा से ही युद्ध के लिए सामान की आवाजाही होती थी। समस्या यह थी कि हाइफा पर ऑटोमन और बेहद ताकतवर जर्मन सेना का अच्छा कंट्रोल था। उनके पास मॉडर्न मशीन गन, तोपखाने और ट्रेंड सैनिकों की बड़ी टुकड़ी थी। दूसरी ओर युद्ध के आखिरी पड़ाव में ब्रिटिश सेना कमजोर हो चुकी थी और उनके पास लड़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं बचे थे। ऐसे में इस असंभव काम के लिए भारतीयों को चुना गया, जिनके पास ढंग के हथियार भी नहीं थे। भारतीय सैनिकों की इस टुकड़ी में जोधपुर लांसर्स और मैसूर लांसर्स शामिल थे। इन सैनिकों की खासियत यह थी कि वो घोड़े पर सवार होकर भाले और तलवारों से लड़ाई लड़ने में माहिर थे। इनके कमांडर थे मेजर दलपत सिंह शेखावत, जिनकी स्ट्रेटेजिक सूझबूझ और लीडरशिप क्वालिटी की वजह से उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता था। भारतीय सैनिकों को सिर्फ हाइफा नहीं, बल्कि इसके साथ ही नाजरत और दमश्कश को जर्मन तुर्की सेना के कब्जे से आज़ाद कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये जगहें भी आज के वक्त में इजराइल और सीरिया में पड़ती हैं। फिर जंग की वो घड़ी भी आ गई जब एक मॉडर्न सेना से भारत की एक ट्रेडिशनल सेना की टक्कर हुई। ये 23 सितंबर 1918 की तारीख थी। हाइफा शहर के अंदर मशीन गन और उस जमाने के सबसे आधुनिक हथियारों के साथ जर्मन और तुर्की सेना तैयार खड़ी थी। उनके सामने थे जोधपुर और मैसूर के सैनिक, जिनके पास ऑटोमेटिक हथियार नहीं थे। घोड़ों पर सवार होकर वो सैनिक हाथ में भाले और तलवारें लिए खड़े थे। अगर आप आंखें बंद करके इमेजिन करो तो जंग का रिजल्ट कुछ ऐसा होगा कि सभी घोड़े और भारतीय सैनिक मशीन गन की गोलियों की बौछार के आगे पस्त हो गए। कोई नहीं बचा।
घंटे भर की गोलीबारी में खेल खत्म समझो। लेकिन सेना के कमांडर मेजर दलपत सिंह ने अच्छी प्लानिंग की थी। उन्होंने अपनी टुकड़ी को 2 हिस्सों में बांटा था। एक टुकड़ी ने हाइफा के किले को घेर लिया था और दूसरी से सामने से हाइफा पर अटैक कर दिया गया। यही वजह है कि 23 सितंबर को वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मैंने आपसे आंख बंद करके इमेजिन करने को कहा था, बल्कि वो हुआ जिसे असल मायनों में जंग लड़ना कहा जाता है। वो हुआ जिसे इतिहास में दोहराए जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उस दिन जंग के मैदान में भारतीय सैनिकों ने इंडियन होने का दम दिखा दिया था। हुआ ये कि हाइफा शहर के अंदर बैठकर जर्मन और तुर्की सेना इंडियन रेजिमेंट्स का इंतजार कर रही थी। तोपें और मशीन गन तैयार थी, लेकिन वो जर्मन्स के काम नहीं आई, क्योंकि दोपहर के 2 बजे अचानक 15वीं इंपीरियल सर्विसेज के घुड़सवार ब्रिगेड ने दोपहर में ही हाइफा पर हमला बोल दिया। जैसे ही सेना ने हाइफा की ओर से हमला शुरू किया, दुश्मन की तोपें गरज उठी। गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन भारतीय लांसर्स के घोड़े दुश्मन की ओर बढ़ते ही जा रहे थे। दुश्मन को यह उम्मीद नहीं थी कि भाले और तलवारों के साथ कोई सेना इस तरह उनकी मशीन गन का सामना कर सकेगी। इस हमले से जर्मनी के सैनिक उभर पाते कि उधर जोधपुर के सैनिकों ने पास के पहाड़ माउंट कार्मेल से हमला कर दिया। वहीं मैसूर के सैनिकों ने पर्वत के नॉर्थ के एरिया से हमला किया। मेजर दलपत ने खुद मोर्चा संभाला। उनके नेतृत्व में सैनिक दुश्मन के किलेबंदे वाली हिस्से तक पहुंच गए। उनके आदेश पर सैनिकों ने दुश्मन की तोपों और मशीन गनों को नष्ट करना शुरू किया। ये काम हालांकि आसान नहीं था। दुश्मन सैनिकों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन भारतीय सिपाहियों के साहस और बलिदान ने दुश्मन की हर चाल को नाकामयाब कर दिया। इस दौरान मेजर दलपत खुद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई का नेतृत्व किया। उनके बलिदान ने भारतीय सैनिकों के मनोबल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। दलपत सिंह की मौत के बाद डिप्टी बहादुर अमन सिंह जोधा आगे आए। वहीं दूसरी ओर जोधपुर और मैसूर लांसर्स ने दुश्मन की लाइन में घुसकर उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स को पकड़ लिया। ये सब इतनी तेजी से हो रहा था कि टर्की और जर्मन सेना को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय लांसर्स के घोड़ों की स्पीड और उनकी जंग लड़ने के तरीकों ने मॉडर्न हथियारों को फेल कर दिया था। घोड़ों के आगे गोलियों की सीधी लड़ाई की कल्पना करके ब्रिटिश जनरल एडमंड एलनबी भारतीय सैनिकों को युद्ध से पीछे हटाने की सोच रहे थे, लेकिन इंडियन सैनिक जंग में कूद चुके थे। उनके पास खोने को कुछ नहीं था, इसलिए वो पूरी जान से लड़े। इसका रिजल्ट भी उन्हें दिखा। सिर्फ 1 दिन के युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों ने हाइफा को 400 साल पुराने ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी दिला दी। ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट वॉर में लिखा गया, पूरे कैंपेन यानी वर्ल्ड वॉर में इस लेवल का युद्ध किसी घुड़सवार सेना ने नहीं लड़ा। मशीन गन से लगातार निकल रही गोलियों ने घोड़ों को घायल जरूर किया, लेकिन फिर भी वो उन्हें रोक नहीं पाई। अब यहाँ पर आपको एक मज़ेदार बात बताऊं तो हाइफा को इंडिया ने सिर्फ अपने कब्जे से नहीं छुड़ाया था, बल्कि तलवार के दम पर इस शहर को जीतकर उन्होंने जर्मन और तुर्की सेना की बेइज्जती भी की थी। असल में भारतीय सैनिकों ने 1350 जर्मन और तुर्की सैनिकों को बंदी बनाया था। इसमें से 2 जर्मन ऑफिसर और 35 तुर्की ऑफिसर थे। इन सभी के पास 17 आर्टिलरी गन और 11 मशीन गनें थी, जिन्हें भारतीयों ने अपने कब्जे में कर लिया था। अब आप सोच कर देखिए ये लड़ाई कितनी भयानक होगी। इतनी भयानक लड़ाई जिसमें तुर्क सैनिकों को मशीन गन से निशाना लगाना था और सिर्फ अपने हाथों में तलवार लिए भारतीय सैनिकों को ढेर कर देना था। लेकिन फिर भी उस जंग में भारतीय सैनिकों के सिर्फ 8 लोग शहीद हुए। जंग में 60 घोड़े शहीद हुए और 83 घोड़े घायल हो गए। हाइफा को कब्जे से छुड़ाने के बाद शहीद हुए भारतीयों के लिए कब्रिस्तान बनाया गया, जो साल 1920 तक इस्तेमाल में आता रहा। दिल्ली में इन्हीं वीर सैनिकों की याद में साल 1922 में 3 मूर्ति स्मारक बनाया गया, जिसे आज 3 मूर्ति भवन भी कहा जाता है। लेकिन हाइफा की कहानी दोस्तों यहीं तक नहीं रुकती। भारतीयों ने उस दिन सिर्फ इस शहर को आज़ाद नहीं कराया, बल्कि एक धर्म को भी विलुप्त होने से बचा लिया था। इस धर्म का नाम था बहाई धर्म। अगर आप कभी दिल्ली जाएं या आपने कभी दिल्ली का नाम सुना है, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को सर्च करोगे आप, तो आपको लोटस टेम्पल के बारे में ज़रूर मिलेगा। ये लोटस टेम्पल इसी बहाई धर्म के लोगों का धर्म स्थल है। ये धर्म बहाउल्लाह नाम के एक धार्मिक गुरु ने स्थापित किया था और भारत साल 1844 से इस धर्म से जुड़ा हुआ है। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि बहाउल्लाह के पूर्वज भारत से जुड़े हुए थे। युद्ध के दौरान तुर्क साम्राज्य में अब्दुल बहा नाम के धार्मिक गुरु के काल में बहाई धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिससे उनकी जान को खतरा हो गया था। कुछ कट्टर लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे।
आगे चलकर तुर्की सेना ने बहाई धर्म के आध्यात्मिक गुरु अब्दुल बहा को कैद भी कर लिया। इन्हीं को छुड़ाने के लिए इंडियन सैनिकों को हाइफा पर चढ़ाई करने का आदेश मिला था। अब्दुल बहा को आज़ाद करने के बाद बहाई समुदाय के लोगों ने भारत में शरण ली थी और फिर वो हमेशा के लिए यहीं पर बस गए थे। आज भी भारत में बहाई समुदाय के 20 लाख लोग रहते हैं और इस लिहाज से दुनिया भर में बहाई धर्म का सबसे बड़ा घर भारत है। इस तरह से हाइफा की आज़ादी से भारत ने एक धर्म को विलुप्त होने से भी बचा लिया और साथ ही हरा दिया दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को। तो दोस्तों, ये थी कहानी हाइफा की जंग की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.